I'm Vishal Kumar, student of BBA with batch 1, third sem. Today I'm going to discuss about the topic that is Snapdeal. I'm going to discuss about this Snapdeal from where it's grown. Now its downfall already has been started in the year 2015. Till 2015, Snapdeal was considered as the India's second largest online platform where we can shop. It is the second largest e-commerce platform after the Flipkart in 2015. So let's talk about this Snapdeal. Snapdeal was originally found in Feb 2010. It was the founder of Snapdeal was two people. First one is the Kunal Bal and second one is the Rohit Bansal. They found this Snapdeal in the year 2010. So let's talk about the journey of this Snapdeal. So found in Feb 2010. Snapdeal was totally inspired by the Alibaba.com. Mainly the Rohit Bansal saw that this Alibaba growing in the Chinese market. They get inspired from that website and found Snapdeal. Managed to sell 1500 coupons in 3 months only. When Snapdeal was started, before 1 year, in 2010, both the CEOs of this Snapdeal mainly sells the coupon in the offline market, like हिंदी में बोले 2010 में क्या होता था कि जो दो सीईओ थे रोहित और फिर कुणाल, ये मेनली क्या करते थे कि ऐसे कंपनीज के पास जाते थे और वहां जाके अपना कूपन्स को सेल आउट करते थे। अब वो कंपनीज उन कूपन्स को खरीदते थे, वो डिस्काउंट कूपन्स लगा करते थे। जब उनका बिजनेस 3 महीने में इतना ज्यादा ग्रो हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को कंपनी बेस्ड छोड़ के एक कस्टमर बेस्ड बनाया जाए। तब उन्होंने लाया स्नैपडील को। 2011 में उन्होंने स्नैपडील को लॉन्च किया। एक उनकी जो थी वेंचर कैपिटलिस्ट जिनसे उनका बहुत ज्यादा मतलब कि तालमेल था, उनका नाम था वेनिकोला। उन्होंने इन्वेस्ट किया उस टाइम इसमें स्नैपडील में। 2015 आते आते तक स्नैपडील जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। उनके पास टोटल 100 मिलियन यूजर्स थे और 2 लाख से लेके 3 लाख तक सेलर्स थे जो कि उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते थे। और उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ। ग्रोथ इतना सारा था कि ईयर बाय ईयर उन लोग का 600% का ग्रोथ था। 600% का ग्रोथ इतना ज्यादा होता, जस्ट अज्यूम अगर आप किसी कंपनी में 1 लाख या 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया लगाते हैं तो वो कंपनी उसी ईयर में उस 1 लाख रुपये को 6 लाख रुपया बना के दे रही थी। इतना ग्रोथ था उस कंपनी का, स्नैपडील का। अब स्नैपडील को फंडिंग कहां से मिला था ये देखते हैं। पहला फंडिंग जो मिला था उनको मिला था 12 मिलियन का, जो कि नेक्सस वेंचर पार्टनर्स जिनकी मैंने बात की अभी, उन्होंने दिया था, जिसके चलते उन लोग स्नैपडील को स्टार्ट कर पाए। जब स्नैपडील अपने मार्केट बेस को पूरी तरीके से इंडिया में बना रहा था तब उनको अलग अलग कंपनीज से फंडिंग मिला। फंडिंग जैसे जैसे मिलता गया, कंपनीज जो क्या किया, एक्विजिशंस करना स्टार्ट किया। उन्होंने टोटल 12 एक्विजिशंस किए, जिनमें से फ्री चार्ज बहुत बड़ा एक ये था, कंपनी था। 2 जुलाई को उन्होंने 45 मिलियन लिया वैसे में वेंचर पार्टनर्स से। फिर ईबे ने इन्वेस्ट किया 50 मिलियन का। फिर आगे जाते जाते 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अलीबाबा से भी मिला उनको, जिनसे इंस्पायर होकर इन्होंने खोला था स्नैपडील को, ओपन किया था। टोटल टिल डेट नाउ तक, जब तक स्नैपडील कंपनी बंद नहीं हुई तब तक 1.8 बिलियन का फंड रेज किया गया था। पीक वैल्यूएशन जो था वो 6.5 बिलियन था 2016 में। इनका डाउनफॉल तब स्टार्ट हुआ जब क्लैशेस होने लगे कंपनी के सीईओ और इन्वेस्टर्स से। कंपनी मेनली ऑटोक्रेटिक रूल को फॉलो करती थी, मतलब कि जो भी डिसीजंस किए जाते थे वो बस सीईओ से लेते थे, ठीक, ओनली रोहित लेता था और फिर कुणाल लेते थे। फिर आगे यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। सॉफ्ट बैंक मतलब कि ये भी एक उसी का एडिशनल पार्टनर ही है जो कि इन्वेस्ट करता है स्नैपडील में। फाउंडर्स का स्टेक जो है वो टोटल 15.6% का। तो एक नेक्सस कंपनी है,
ईबे, अलीबाबा, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे, इनका इन्वेस्टमेंट इनमें था। अब डिस्कस करते हैं रीजंस की स्नैपडील फॉल क्यों किया इंडिया में। पहला रीजन, नॉट लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। स्नैपडील का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो था मार्केट में था वो था अमेजोन और फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट और अमेजोन अभी भी आप लोग अगर देखेंगे तो वो लोग प्रमोट करते हैं गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को। किसी भी टाइप का एडवर्टीजमेंट, कोई भी अगर न्यू प्रोडक्ट निकलता लाइक गेम सीरीज में ही या फिर कोई लैपटॉप में ही, तो वो लोग एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को नोटिफिकेशन सेंड फॉरवर्ड करते थे। वही स्नैपडील ने नहीं किया, जबकि स्नैपडील को करना चाहिए था। और जब ये बात स्नैपडील को पता चला तब तक बहुत लेट हो चुका था। फ्लिपकार्ट बहुत आगे उससे निकल चुका था और अमेजोन भी। पुअर डिलीवरी सिस्टम और इरेगुलर डिलीवरी डेट्स। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था वो था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनका नहीं था ठीक से। इन्वेंट्री से लोग ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते थे, जिनके चलते डेट का फ्लक्चुएशन होता था और मतलब कि जो प्रोडक्ट्स होते थे वो डिलीवर टाइम पे नहीं हो पाते थे। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ये था कि अगर हम एक ऑथराइज सेलर हैं और आप लोग अगर एक स्नैपडील कंपनी है, तो लाइक स्नैपडील ये कहती थी अपने सेलर्स को कि तुम मेरे वेयर हाउस को यूज करो, उसका रेंट हम तुमसे चार्ज करेंगे। बट जब सेलर्स राजी हुए इस चीज को करने के लिए, तो स्नैपडील के पास वेयर हाउसेस की कमी पड़ गई। उनके वेयर हाउस में उतने प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते थे। जब ये छोटे छोटे सेलर्स कंपनी के पास पहुंचे कि ठीक है आपका नहीं होता तो फिर